अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह शुक्र वास्सलाम। क्या हाल है आपका? सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फाइनली मुबारक हमने हो। जो मकसद बनाया था मकसद क्या कहते हैं, तय किया था, हाँ हाँ, फाइनली आज हासिल कर लिया। बस जी सलमान और मेरी मेहनत है, आप लोग तो बस वैसे ही साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी हम बैन हो गए। लेकिन अभी तक एक चैनल बैन हुआ है। नहीं, अब इंशाल्लाह सारे करेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है इन लोगों ने ना कोई नए नए इंटर्नीज हायर किए हैं बच्चे, हाँ, उन्हें समझ नहीं लग रही। वो रोज़ाना जाते हैं पाकिस्तान का यूट्यूब खोलते हैं रोज़ाना 8 बजे, और फिर वो देखते हैं जो जो हमारे खिलाफ बात कर रहा है उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की बचगाना हरकतें ना सच्ची पूछे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड होती हैं। किताबें बैन करना, मूवियाँ बैन करना, चैनल बैन कर देना, यूट्यूब बैन कर देना, मतलब इसी ये ज़माने में या हमारे मुल्क की चीज़ें। और अब इंडिया का है, मैं बड़ा हैरान हूँ। अच्छा, आप हैरान हैं, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ट्विटर अकाउंट बंद हुआ था 2000 आई थिंक 22 के अंदर। नहीं, तुम डिजर्व करते हो। नहीं नहीं, ये एक फ़र्क है। हम नहीं, एक क्या मतलब? रिप्यूटेबल अदारे हैं, तुम एक इंतहाई गंदे आदमी हो। सही है, अगर आप लोगों को नहीं पता ये कितना गंदा है तो इससे हमने ईऑन वाइब्स की वीडियो शूट की थी, वो ज़रूर जाके देखना। ठीक है, नहीं नहीं, ख़ानदान को भेज दिया था लड़के ने। आई थिंक ये अगर इफेक्टिवनेस की बात की जाए ना, तो एज द क्या कहते हैं, पॉलिसी ऑपरेट बाय पाकिस्तान स्टेट, एज कम्पेयर टू दैट ये ज़्यादा इफेक्टिव पॉलिसी है बैन करने की, कि आप पूरा पूरा ट्विटर भी ना बैन करें, आप अकाउंट देखें कि ये अकाउंट हमारे खिलाफ बात कर रहा है, ये अकाउंट हमारे खिलाफ बात कर रहा है, तो इफेक्टिव आप किस इसको ban तरह? देखो, पाकिस्तान के अंदर मैं एक मिसाल दूंगा घटिया आदमी की, सलमान रुश्दी की। एक घटिया आदमी है और उसकी किताबें हमने बैन की। या मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे को उससे तारुफ हो गया। या ठीक, आप आवाज़ दबाने से थे, आप दलील पेश करें। मैं मुजम्मिल शाह की कल वीडियो देख रहा था, वो भी इंडिया से बैन हो गया। तो इंडिया से चैनल बैन हुए, बंदा जिंदा है, क्या हो नहीं गया मतलब यार? आधी रोज़ी पे उसकी लात पड़ गई तो इन्ना तो पढ़ना बनता ही है नहीं, मतलब। उन्होंने दिखाया था कि उनकी मेन जो है वो फेसबुक की ऑडियंस बहुत बड़ी है हाँ, और उस ये पर बात ठीक। सिर्फ 10 या 15% इंडिया से व्यूज़ हैं। लेकिन आपको पता है फेसबुक यहाँ पे लीगली मोनेटाइज तो होता नहीं है, तो या तो वो इतराफ़ करें कि वो इलीगली मोनेटाइज कराते हैं। सही है। तो अच्छा, यूट्यूब लीगली मोनेटाइज है, उससे मुझे नहीं पता उनकी ऑडियंस कितनी है, लेकिन उस पर तो वो कह रहे थे मेरी 30% ऑडियंस है मतलब। शायद हो कोई। देखिए, आपकी ऑडियंस कहीं से भी हो सकती है। जिस तरह हमारी बहुत सारी ऑडियंस आती है मकबूजा कश्मीर से, हमारी बहुत मेजोरिटी सारी ऑफ ऑडियंस आती है मिडल ईस्ट से भी आती है, ओवरसीज़ मुसलमान बहुत सारे आते हैं। जो हमारे इंग्लिश का चैनल है उसके ऊपर सारी ओवरसीज़ हैं और नॉन पाकिस्तानी हैं ज़्यादा जो देख रहे हैं, तो ऑडियंस आपकी कहीं से भी आ सकती है। जो आप उसमें बातें कर रहे हैं वो बातें या सही या गलत हो सकती हैं, काबिल एतराज़ हो सकती हैं। या बाकी पाकिस्तान के अंदर तो इनसे कई बड़े चैनल हैं जो बाकायदा इंडिया के वाय करते हैं व्यूज़ के लिए। ये लिबर्टी चौक पे जो वो आरज़ू बच्चे और काज़मी। बच्चियां ये सारे आरज़ू हैं। काज़मी उसका आरज़ू उसका काज़मी तो इस्लामाबाद में है, तो वो और चीज़ लाहौर है। में कौन है? या ये इस तरह के छोकरे टाइप यूट्यूबर हैं, लड़के और लड़कियां, जो इस तरह की बातें करते हैं कि तुम सिख से शादी करोगी या अच्छा, तुम जो हाँ। है अमीर हिंदू से शादी कर लोगी, या इस तरह की ना बातें, जो मकसद उसका ये होता है। और उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो उनकी अगर खुदा ना खास्ता इंडिया से बैन हो तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका, क्योंकि उनकी 60-70% व्यूअरशिप है। फिर यार हम तो दुआ करते हैं सबके रिस्क की, हमारे एक नहीं 2 चैनल डीमोनेटाइज हुए, तो हमारे से बेहतर कौन जानता है ये सदमा। चलो आपकी 30% ऑडियंस का नुकसान है, हमारे तो 100% ही फारग हो गया था। और भी जब चैनल पीक पे थे, इनफैक्ट जब हमारा, मुझे याद है पॉडकास्ट का चैनल डिमोनेटाइज हुआ था, तो हम इस ग्रोथ स्पेक्ट्रम पे थे कि आज हमारे वहाँ पे कम से कम मिलियन सब्सक्राइबर होते। हम इस ग्रोथ स्पेक्ट्रम पे थे। और जब हमारा क्लिप्स का डिमोनेटाइज हुआ था, तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि हम महीने का 11-11.5 लाख रुपए एवरेज कर रहे थे। हम वो नंबर आज दोबारा हिट कर पाए हैं, एक तकरीबन आप कह रहे हैं 8 महीने बाद। तो डीरेल होता है, उसका अफेक्ट तो होता है, लेकिन एक एडवांटेज है मुजम्मिल भाई को, शहजाद भाई को, उनके और काम बड़े हैं। मुजम्मिल मेन स्ट्रीम न्यूज़ का एक एंकर है, इंशाल्लाह उसकी तनख्वाह अच्छी खासी होगी। शहजाद एक कमेडियन है, कभी ग्रीन के लिए ड्रामा लिख देता है, 100 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये उस तरह नहीं अफेक्ट होते। बाकी हमेशा हम ये बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बेनकाब इस तरह हुए हैं कि पर्सनल बेनिफिट को, जिस तरह मुजम्मिल ने सही मौक़िफ़ दिया पाकिस्तान इंडिया वाली बात पे, मेरे नज़दीक जो मैंने उसका सुना, जो उससे पहले वाली वीडियो थी उसकी, ब्लैक होल वाली वीडियो जो थी,
नहीं, उससे पहले जिसने पहलगाम के बारे में बात की थी। अच्छा हाँ। हाँ जी, उसकी बात कर रहा हूँ। शहजाद ने भी मैं सुनता हूँ बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया था कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, बिला वजह आप कर रहे हैं, कोई एविडेंस दिखाएं, कोई बात हो, और किस तरह सरकारें जो हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, ये जेन्युइन सी बात है। तो उसके लिए अगर उनको एक आप कह लें स्लैप ऑन द रिस्ट पार्ट है, बर्दाश्त करें, कोई नहीं, मुल्क की खातिर है, मुल्क की खातिर, और वतन की खातिर। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है। और इंशाल्लाह मेरी ये उम्मीद है, और हमने तो बल्कि मेरे ख्याल से पहलगाम की जो वीडियो पहली बनाई थी, दूसरी उसमें हमने जब ये बैन हुए थे, दूसरी वीडियो थी शायद या तीसरी थी, एग्जैक्टली श्योर नहीं, तो हमने कहा था कि आप इन सब के चैनल जाकर देखा करें। ये अजीब बचगाना बात है कि मैं मुझे ना कैंसिल कल्चर से ही प्रॉब्लम था। बस ये बंदा अब कैंसल्ड है, अच्छा ऐसा क्या मतलब है? ये जीना खत्म है, इसका मर जाए, इसका बोलना खत्म है बेसिकली। कुएं में फेंकने, क्या करें? डी प्लेटफॉर्म कर देना उस बंदे को कि उसके ख्यालात नहीं सुनना चाहते हम, क्या बचगाना किस्म की बात है। ख्यालात। देखिए, आपके मुल्क में कानून एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हम पाकिस्तान छोड़ दें, इंडिया की बात करते हैं। आप लिटिगेट करें, गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया कि ये चैनल्स बैन हो जाने चाहिए, आप जाएँ कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लें, हम कहेंगे जी आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। बाय द वे, अभी मैं वो यहाँ तक बात आई थी, अभी मैं नोटिफिकेशन पढ़ा था रात को, किसी ने ग्रुप में शेयर किया हुआ था, लेट मी रीड इट आउट। उसके अंदर उन्होंने कहा है द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट पोस्ट टेरर अटैक इन पहलगाम ऑन 22 अप्रैल सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री, इंडिया की बात हो रही है, seem to be working against the interest of the country which is likely to incite violence। मुझे लगता है कि अब ये ध्रुव राठी वाला की बारी आने लगी है, मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, न्यूज़ लॉन्ड्री ने रिपोर्ट किया इसके ऊपर, ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई, आकाश बैनर्जी ने एक नहीं कई वीडियोस बनाई, रवीश कुमार ने बनाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको हिट करेंगे ये करें यार, मैं तो कहता हूँ जला कर राख करें अपने मुल्क को, मेरे बाप का क्या जाता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। वो थी ना मिथ थी कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर है ना, अगर आप नंगे होके नाचना चाहते हैं तो उस तरह है। देखिए, हमारे मुल्क में भी ये वाला एक्सप्रेशन है, आप नंगे होके नाचें, एक्सप्रेशन है, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका बंदे नहीं उठा रहा। तो वो जो एक दगोसलापन था, जिसको मैं समझता हूँ कि हमारे अमीर लोग बैठ के कहते थे सर अमेरिका में क्या बात है, वो ये बात है कि आपको तवाइफें चाहिए, नंग पुना चाहिए, तो वो आप वो एंजॉय, ठीक है, अच्छी बात है, आप करें, लेकिन एक्चुअल फ्रीडम सिर्फ अमीर ताकतवर के पास होती है। जेफ बेजोस जब सरकार की क्रिटिक करता है ना, तो सरकार कहती है इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी मस्ट प्रोटेक्ट। वो जेफ बेजोस है, अंबानी करे, अडानी करे, टाटा करे। यहाँ पे अगर मियाँ मंशा क्रिटिक करे तो उसकी वैल्यू है, मलिक रियाज क्रिटिक, फ़िलहाल तो मलिक रियाज सब खुले लाइन लगे हैं, लेकिन कोई और बड़ा सेट करे तो उसकी वैल्यू है, मेरी आपकी वैल्यू नहीं है। और इस वैल्यू के अंदर भी ना, लैक ऑफ वैल्यू के अंदर भी हम आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं तो ये जो गुफ्तगू होती है कि साहिल वर्सेस इंजीनियर, शहजाद वर्सेस अस, ये सारी कॉन्वर्सेशन में ना, ये बड़ी स्टूपिड सी बात है। हम हैं कौन, हमारी औकात क्या है? अली भाई की कुल मिला के यूट्यूब ऑडियंस 3 मिलियन है। आप अली, साहिल, मुजम्मिल शाह, हमारी, शहजाद क्या, सब की मिला लो, कुल मिला के 5 मिलियन होगा, 50 लाख होता है, ठीक है। उसमें से ये ऑडियंस है जो हमारा कंटेंट सुन सकती है, उसमें से भी बैक वक्त ना 2.5 मिलियन सुनती है। हाँ, इस तरह 25 लाख, 25 करोड़ आबादी है, 1%। तो कोई औकात नहीं हमारी, ठीक है, कोई हैसियत नहीं, बिला वजह लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपने घर में सही होने का शौक़ है कि मैं सही हूँ, और जब मैं 10 लोगों को मिलूँगा वो कहेंगे तुम सही हो, तुमने ना उसकी ले ली, देख लिया उसकी। ये एक बचगाना एटीट्यूड है। मसलन कि मैं मुजम्मिल भाई की देख रहा था वीडियो, तो वो कह रहे थे कि मैं ध्रुव राठी से बड़ा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं समझता हूँ कि मैं मोदी से ही बड़ा इंसान हूँ, क्यों? मैं मुसलमान हूँ, मेरी अकल के मुताबिक मैं उससे ज़्यादा नेक हूँ, मेरे अमाल उससे बेहतर हैं, इंशाल्लाह मैं जन्नत जाऊँगा। तो ये तो मेरा फंडामेंटल बिलीफ है। तो ध्रुव राठी तो चीज़ ही कोई नहीं है मेरे नज़दीक। लेकिन चलें, जिस कॉन्टेक्स्ट में मुजम्मिल भाई बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ध्रुव राठी को डेथ थ्रेट्स आती हैं। नहीं आती, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहता है। तो मैं दिल में सोच रहा हूँ कि यार आप इतने पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आपने इतनी सिली बात कैसे कर दी? इंडिया में जो डेथ टोल है माइनॉरिटीज़ का, वो इनकम्पेरेबल है टू पाकिस्तान। ध्रुव राठी एक माइनॉरिटी है, ठीक है। माइनॉरिटी कैसे है?
उनका मेन स्ट्रीम इस वक्त पॉपुलेशन में एक आरएसएस हिंदुत्व नैरेटिव चल रहा है, वो उसके ऑपोजिट चल रहा है, ठीक। उसके ऊपर डेथ थ्रेट्स भी होंगी, सरकार की तरफ से भी थ्रेट्स होंगी, उसके चैनल कंटिन्यूसली अटैक होता होगा बीजेपी की ट्रोल आर्मी से, रिपोर्ट होता होगा। उसकी टोटल दुनिया ये है, उसने एक गोरी खातून से शादी की हुई है, वो गालबन जर्मनी में रहता है, इंडिया में आता है, आता जाता है, बच बचाओ का टाइप सीन बना हुआ है उसका। भाई बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। मुजम्मिल साहब के घर पे एक इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक इंतहाई घटिया 2 नंबर टाइप आदमी ने ये सगर हमला किया। मुजम्मिल साहब को स्टेट में उम्मीद करता हूँ उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की हो, ठीक है, उसका जो टेलीविज़न अदारा है उसने सिक्योरिटी प्रोवाइड की हो। तो हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए थ्रेट असेसमेंट, ठीक है। इसके बरक्स हम वो देखते हैं रवीश कुमार, उसकी जो जॉब गई, उसके ऊपर किसी ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई थी कि किस तरह वो सारा सीन हुआ, किस तरह उसको बिल्कुल, हालांकि ही वाज वन ऑफ द मेन स्ट्रीम एंकर जिसको लोग सुनते थे, उसकी NDTV टीआरपी आती थी, इंडिपेंडेंट था, रवीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहा था। अडानी ने वो नेटवर्क ख़रीदा, वो बिगिनिंग ऑफ द एंड थी, और रवीश कुमार को पुश आउट किया गया, और उन्होंने अपने कुणाल कमरा के साथ इंटरव्यूज़ में बताया कि ऐसे होगा, और फिर इवेंचुअली वो हुआ। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये कह देना कि मैं सही हूँ, फलां गलत हैं। इस तरह मुजम्मिल भाई कह रहे थे अपनी वीडियो में कि जनाब पाकिस्तान में लोग व्यूज़ गेन कर रहे हैं वॉर मॉन्गरिंग करके। जब मैंने कोई चैनल नहीं देखा है सभी, आई थिंक वो ज़ैद अहमद साहब की तरफ इशारा होगा शायद। ज़ैद अहमद साहब तो एक बेमायनी चीज़ है। मैं ये तो एक सिली बात है, एक बंदा जो पूरी कौम कहती है कि फ्रॉड है तो फ्रॉड, ख़त्म होगी बात ना, मैं ये छोड़ दें आप, रेलिवेंट हो चुका है, इसकी रेलेवेंसी नहीं ना उस तरह। तो मेरा नहीं ख्याल, डेली की अपडेट्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दुनिया के कमेंट्स आ रहे हैं, तो जो लोग डेली के वीलॉग्स बनाते हैं तो उस पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मुजम्मिल भाई हर 4-5-6 दिन बाद बनाते हैं, तो वो उसका एक मजमुआ बन जाता है, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है। लेकिन बार बार ये चीज़ साबित करना है कि जी मैं सबसे अच्छा हूँ या मैं सबसे मुनफरिद हूँ। उन्होंने एक और बात कही, और मैंने जब शुरू में बात सुनी मैं सोचा बड़ा दिलेर आदमी, जब उन्होंने बात मुकम्मल की तो मैं समझ गया फारग ही है। उसने कहा कि आप कोई भी मेन सिटी चुन लें पाकिस्तान की, वहाँ पे कॉल दें, ठीक है, एक लेक्चर की जो मैं अरेंज करूँगा, तो सेकुलर लेफ्ट तबके से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा कोई बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने कहा शायद वो कम्पीट करने लगे हैं अवामुन नास में, लेट से वो कम्पीट करें किसी बहुत जुनैद अकरम के साथ या कोई और बड़ा चैनल साथ। नहीं, उन्होंने कहा सेकुलर लेफ्ट के अंदर इतनी सी दुनिया के तुम बेताज बादशाह बने हुए हो, मुबारक हो यार आपको, मैं ये तमगा हमारी तरफ से आपको हुआ। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, आप करें, एंजॉय करें, डिफेंस में पार्टियां अटेंड करें। मेरी ना कश्मीर में बंदे से बात हो रही थी, तो मैंने उसे बताया ना कि मुजम्मिल का चैनल बंद हो गया, तो वो कहता है ओ द रू वैरायटी ऑफ पाकिस्तान गोट मैड इन इंडिया। तो वो कह रहा था कि यार इंडिया की जो इस टाइम मेन स्ट्रीम बनी हुई है ना, जो भी उनका सेंटिमेंट है, वो एक जो नेवी का अफसर है उसकी बीवी ने ये बयान दे दिया कि तुम कश्मीरियों को और मुसलमानों को अटैक ना करो। उसके ऊपर बाकायदा जिस तरह से मीडिया ने उसका सलूक किया उसके साथ, उस खतून के साथ, उसको बाकायदा रेप थ्रेट्स दी। सही, इंडिया पाकिस्तान है ना, एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आपसे अर्नाब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी और कुछ और चैनल्स की कवरेज देखते हैं सुशांत सिंह की, हाँ, सुसाइड के ऊपर, या तो आप सोचते कि ये हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। और दीपिका पादुकोण की गाड़ी के पीछे उन्होंने गाड़ी लगाई हुई है, आप ड्रग्स करती हैं, आपने ये मैसेज क्यों किया था। जी, उसकी वजह यह है कि वो लोग बॉलीवुड और सिनेमा देख देख के उनके अंदर वॉयरिज्म आ गया। पूरी की पूरी कौम जो है वो लगता है बैठी देख रही तमाशा। अब मिसाल तौर पे हम रजब भट्ट को, डक्की को देख के परेशान होते हैं कि यार हमारी कौम ये क्या तमाशा देख रही है। आप सोचें कि इवनिंग न्यूज़ पे ये हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनलों पे नहीं है। हमारे प्रॉब्लम है और बड़े मसले हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं मैं ये वाला प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये नहीं है ये मसला कि कौम जो है बिल्कुल माऊफ और जाहिल बन जाए। तो वहाँ पे मेरा तो ख्याल है एवरेज इंडियन के पास चांस ही नहीं है बेचारे के पास। मतलब कि जिस तरह हम एक गुमान में रहते थे कि जनाब हम 71 की जंग जीत के, ठीक है, ये एक गुमान था, वो गुमान शैटर हो गया, हम मूव ऑन कर गए। इस वक्त मिनहासल कौम बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं वॉरफेयर को नंबर्स में ब्रेक डाउन करके कि हमारे पास 16 उनके पास 36 नहीं हो सकता।
ठीक है, और इंडियंस को भी शायद ये मुगालता है, गलत फहमी है। वॉरफेयर कम्प्लीटली चेंज कर गया है। अब वर्ल्ड वॉर 3 उस तरह नहीं होगी जिस तरह 1 और 2 हुई थी कि एक थिएटर ऑफ वॉर होगा और फौजियाँ उतरेंगी, और अब गुरिल्ला वॉरफेयर के ज़रिए सब कुछ होगा, या प्रॉक्सीज के जरिए। प्रॉक्सीज के ज़रिए होगा, प्लस नेशन स्टेट्स की आर्म्ड फोर्सेस की नेचर चेंज कर गई है। या और जिस मुल्क को बाय एक्सीडेंट इसके लिए तैयार किया गया है इस जोन में, वो हम हैं। हम एक, आप समझें 2003 से 2025 22 साल लगातार गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं, और अगर बलूचिस्तान इंक्लूड कर लें तो हम 40 साल से गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान और केपी के में। अगर आप कश्मीर इंक्लूड कर लें हाँ, तो वो 1947 से लड़ तो रहे हैं। हम तब से गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, हलवा है आप आज शुरू, और ये अच्छी बात नहीं है। अव्वल तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस होना चाहिए, पाकिस्तान ईरान में होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया में होना चाहिए, क्यों ना हो। लेकिन अगर मैं साहब सलमान पे हमला करने लगा हूँ, सलमान रोज़ 2 घंटे किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहा है 10 साल से, मैंने 2 दिन पहले डंबल उठाना शुरू किए, ठीक है। अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका एडवांटेज है। फिर एक कॉर्नर के अंदर जब एक कौम होती है, कौम का मनपसंद लीडर जेल में, पूरी दुनिया में आप जलील और रुस्वा हो रहे हैं, आपको भिखारी कहा जा रहा है, यू हैव नथिंग टू लूज। या पूरी कौम ने सारी फ्रस्ट्रेशन उठा ली, आसिम मुनीर की थाली में डाली, उसने कहा जा डिलीवरी कर। मुझे तो ये डर कभी कभी लगता है, कौम ये डिमांड ना करे कि चल वो हमला नहीं करे तू कर दे, कुछ तो हो, थोड़ा एक्शन तो है। अजीब एक बेवकूफ़ाना बचगाना सी कैफियत है। और 2 वजूहात समझ आती हैं इंडिया क्यों चैनल्स बैन करेगा। एक, ये थोड़े सेन चैनल्स हैं, मैं इनको सेन समझता हूँ, रैशनल हैं। मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन एक तरीके से बात आते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव प्रेजेंट किया हुआ है कि हिंदू पजीत होते हैं, ठीक है, पलीत होते हैं, और ये एक हिंदू है, ठीक है, जो बस सुबह उठ के गौमूत्र पीता और गोबर खाता है। ऑब्वियसली यार ये बात सच नहीं है, या तफन्नुन एक तरह, लेकिन बात सच नहीं है। और इंडिया में यही पेश किया जाता है कि हम सब अदाब करते रहते हैं और हमारा मकसद है जो हमने फुलफ़िल करना है, और सुरमा लगाते हैं। मैं आपको आज बताना चाहूँगा, अगर कोई पहले तो खैर 2% इंडियन ऑडियंस थी और अब कोई आधी % इंडियन ऑडियंस भी रह गई है कि भाई मैं पाकिस्तान में बहुत काम किया है, 100+ के करीब लोग आए गए हैं हमारे दफ्तरों में जिनको हमने मुलाजमत में रखा है, और हज़ारों की तादाद में लोगों में मिला हूँ। मैं शायद ज़िंदगी में 3 या 4 बंदों से मिला जो सुरमा लगाते हूँ, ठीक है, और वो भी मौलवी होते हैं, और वो भी स्पेसिफिकली जुमे की तैयारी के लिए उन्होंने लगाया होता है, ठीक है। तो सो द आइडिया इज़ कि अमेरिका जीत गया है, मेरी अकल के मुताबिक। अमेरिका जीत कैसे गया है? दे हैव सक्सेसफुली कन्विंस्ड पाकिस्तान एंड इंडिया कि एक दूसरे का तुम बैठ के चे काटो। ऑब्वियसली मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, हमारे पे कोई हमला होगा तो मैं पाक फ़ौज के साथ हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रैशनल आदमी भी हूँ। क्यों लड़ें भाई, कोई वजह नहीं है। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया ये तासुर दे रहा था दुनिया को कि हमें पाकिस्तान की नीड नहीं है, तो मिनट लगे 2 बिल्कुल औकात पे आ गए। और पाकिस्तान ये तासुर देता है कि इंडिया पलीत है, शुक्र है हमारे साथ नहीं है। ये भी नॉनसेंस है, इंडस वाटर ट्रीटी हमारे सामने है। तो क्यों नहीं हम एज वन नेशन स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी ऑपरेट कर सकते हैं। बाय वन नेशन स्टेट आई मीन कि 2 सेपरेट कंट्रीज़ हैं पर एक ओपन बॉर्डर पॉलिसी लाइक कैनेडा एंड अमेरिका। आई थिंक इंडिया इज़ अ बिगर प्रॉब्लम देन पाकिस्तान। अभी पिछले 1971 के बाद से लेके जो इन्होंने किया था बांग्लादेश के अंदर, उसको एज अ प्रॉक्सी चलाया, और वहाँ पर इनको बाकायदा मतलब एक ज़लालत का सामना करना पड़ा। और फिर इनके मालदीव से ताल्लुकात ख़राब हैं, इनके श्रीलंका से ताल्लुकात ख़राब हैं। वो कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ और तुम सारे छोटे हो, मैं एक बुली हूँ इस पूरे रीजन का, और मेरी यहाँ पे हुक्मरानी चलेगी। ये असल में इंडिया की पॉलिसी नहीं थी, ये मिस हैंडलिंग है बीजेपी की। अगर आप टाइम देखें मनमोहन सिंह का, तो वो थे बुली, लेकिन बुली करने का भी तरीका होता है। एक डेमोक्रेट्स का तरीका है बुली करने का, और एक ट्रम्प का तरीका है, सही है कि मैं तो पब्लिकली भी तस्लील करूँगा। वही ना, हाँ, या नेशन स्टेट्स बुली होने को तैयार होते हैं, या हमेशा याद रखना, बड़ा छोटे का फ़र्क रहता है, इसका तरीका होता है, वो तहजीब होती है। अगर
मोदी सरकार का फ्रंट मैन अर्नाब गोस्वामी बैठ के जलील करे श्रीलंकन गवर्नमेंट को, मालदीव्स को, बांग्लादेश को, तो वो भी कहते हैं ठीक है यार, फिर जलील तो हो गए हैं, अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यही हिसाब है। अब आप मुझे बताएं, अर्नाब गोस्वामी को इक्वेशन से बाहर निकाल दें बजाते खुद, पहलगाम के इंसिडेंट का आउटकम डिफरेंट होना है। अर्नाब गोस्वामी वो कीड़ा है जो रात को इज द मेटाफोर फॉर वो सारा एनवायरनमेंट, द इकोसिस्टम। वो कीड़ा है जो रात को किसी को सोने नहीं देता। अब एक बार हमारे वाल साहब कहते हैं, यार तूने ये देखा है ये लड़का गौरव आर्या? मैं कहा जी मुझे पता है, मैं देखता नहीं हूँ। देख वो क्या बकवास कर रहा है ये वो। मैं कहा आप देखते क्यों हैं? हाँ, उसको कौन देखता है? क्या मतलब? एक बात कर रहे हैं ना, मैं क्यों देखते हैं भाई, आप ना देखें। इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया को वेपनाइज किया है। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि फैज़ हमीद और बाजवा एक ग्रेटनेस थी कि उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि 5th जनरेशन वार होती है, उसके लिए कीबोर्ड वॉरियर चाहिए होते हैं। अब वो सारे कीबोर्ड वॉरियर आए हैं ना काम, ठीक है। तो इंडिया ने भी रियलाइज़ किया कि यार ये जो नॉर्मल सी हो रही है, चाहे वो हानिया आमिर कर रही है दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट पे जाके, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है, अब यहाँ पे सिख कितनी देर से आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे बड़े वेलकम होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई वाक़या नहीं हुआ और बड़ा वो इन्जॉय करते हैं। मसलन मेरे ब्रदर इन लॉ ने अरेंज किया था एक ट्रिप, सारी फैमिली गई थी, मैं नहीं जा पाया था, करतारपुर। तो बड़ा एक आप समझे कि माहौल था, sukoon.com था और बड़ा महज़ब, लाइक एक प्रॉपर रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी चीज़ थी। कई हिंदू मंदिर हैं यहाँ पे, अब वो भी स्टार्ट कर दें तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अब जो आप खालिस्तान, जो मैं समझता हूँ हमारी शरारत है, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। नॉर्मलिटी उस अंदाज के अंदर से तो थी, लेकिन इंडिया ने जो वारफेयर चेंज किया था ना, क्या यहाँ पे लोगों को मारना शुरू किया, कश्मीरियों को, बिलखसूस कश्मीरियों को, और आप समझिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी पाकिस्तान का नंबर 1 एसेट है। ये आपको समझ नहीं होगी बात। जब बाहर से एक चीज़ तबाह नहीं हो रही होती ना, तो घर में कुछ करना पड़ता है। तो बीजेपी और आरएसएस वो खातून है जिसका पुराने वक्तों में कहते थे, बात बहुत सेक्सिस्ट है लेकिन चले सिर्फ समझाने के लिए करते हैं। वो खातून ने जो घर में दरार डालेगी। प्रेसिडेंट उनका मुसलमान था, प्राइम मिनिस्टर सिख था, पार्टी जो इलेक्शन जीती थी वो हिंदुओं की थी, उसके प्रेसिडेंट हिंदू थे। ये थी कांग्रेस सरकार, बहुत मसाइल थे उनके, कोई शक इसमें नहीं, लेकिन एक यूनाइटेड इंडिया रिप्रेजेंट करते थे। बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट नहीं नज़र आता, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर कोई वो एक शहजाद पुणे वाला है, ठीक है, उसी को ले लेके वो फिर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी जो नफ़रत है, और सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, ईसाइयों से भी है, क्रिश्चियन से भी, इनकी नफ़रत है नॉन ब्राह्मण से। और मोदी साहब को एज ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, इन्होंने एक पुतला प्रेजेंट किया है। वैसे वो हैं अदर बैकवर्ड कास्ट जी, ओबीसी हैं, वो ओबीसी इज अदर बैकवर्ड कास्ट, बाकी चाय पीते थे ओबीसी है। तो इसमें को देखें, अल्लाह ने आपको जिस मर्जी कास्ट है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम मुसलमान हैं ना। मसलन आप ही क्या ज़ात है? खोखर मलिक। खोखर कुछ नहीं होता तो मजाक कर रहे हैं यार, जो भी खोखर और मलिक हैं प्लीज़ अनसब्सक्राइब। नहीं। अब आप खोखर मलिक हैं, हम राजपूत हैं, सलमान पठान हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमारे अमाल से फ़र्क पड़ता है। तो उनके यहाँ वो चीज़ है, और आज 2025 में भी वो इस चीज़ को नहीं तोड़ पा रहे। अब पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, माइनॉरिटी कुछ हैं चवल, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, आप एक गिलास रख दें, उसे अहले तशीह, अहले सुन्नत, ईसाई, हिंदू, पारसी, कोई भी पानी पी ले, कोई मसला नहीं होता, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और हमारे यहाँ माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज़म है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें उसे करेक्ट करना है। लेकिन इंडिया तो ना हमें क्या है, मेन स्ट्रीम में नहीं हो ना, वो मेन स्ट्रीम नहीं है, समझे नहीं बात। देखो भाई, ये बात हमें कोई यूरोपियन मुल्क कह दे समझ भी आ सकता है, चलो यार वहाँ पे बड़ी बस, खैर वहाँ भी अब नहीं रही जो कुछ कर रहे हैं वो लोग, मतलब मकसद ये है कि चले सन 2001-2 के कोई यूरोपियन नेशन हमें कह दे समझ भी आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री का। इंडिया किस मुंह से 2025 हमें ये कह रहा है। मैंने वो वीडियो देखी हुई है मणिपुर वाली, पता नहीं आपने देखी, मैं बताना चाहूँगा, खौफनाक है। और मैंने मुख्तारा माई का जो केस है उसका हेरल्ड में आर्टिकल बचपन में पढ़ा हुआ है। ये 2 चीज़ें, वो आर्टिकल
और ये वीडियो मैं कभी नहीं भूल सकता, ठीक है, कि ऐसे भी औरत के साथ किया जा सकता है। तो मणिपुर का वाक़या गालबन 1-2 साल पुराना है। बहुत दुख होता है। फसाद तो भी हो रहे हैं वहाँ पे मणिपुर में, वो तो ख़त्म नहीं होंगे। पूरा एक और सूबा लगा मैं हुआ आपको है। बताऊं, इंडिया वो हाथी है जिसको तोड़ने में एंड में अमेरिका किरदार अदा करेगा। उसकी वजह ये है कि क्यों वो चाहेंगे कि एक मुल्क इतना डेवलप हो जाए। 1.5 अरब की नेचुरल मार्केट है उनकी, दुनिया का माल वहाँ आता है, दुनिया का माल बनता है वहाँ पे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनके अंदर फसादात का कीड़ा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। चाइना ने तो अपनी एथनिसिटीज़ मार के एक एथनिसिटी बना दी, सिंगल नेशनल सिंगल। ये हमारी कौम है। जो वीगर्स को भी वो मारते हैं, वो मुसलमानों की वजह से नहीं मारते, वो वीगर होने की वजह से मारते हैं, सेपरेट एथनिसिटी है वहाँ पे। ठीक है। बाकी जो उनके दूसरे हान मुसलमानों ने कुछ भी नहीं कहते, ठीक। तो उनकी हेटरेट प्योरली एथनिक है, हाँ, और वो हर किस्म का जुल्म करते हैं। वो उनके दीनी राइट्स कर्व करते हैं या एथनिक जुल्म करने के लिए उन पर। सिख है काफ़ी जो कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो जब मर्जी वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। मसलन उनकी भी वो कौन सी खान, उनकी भी शर्मीन उबैद उठेगी, डॉक्यूमेंट्री बनाएगी, बाहर लेके जाएगी, तो मुझसे रहेगी ये तुमने क्या कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है, जो इंडिया को डिसइंटीग्रेट कर रहा है। वो खुद ही कर रहे हैं। और मज़े की बात है, उनको पैसे नहीं देने पड़ते, उनको बताना नहीं पड़ता, वो रोज़ प्लान बना के लाते हैं, वो कम्पीट करते हैं। मसलन जो सीएम था मोदी, वो कम्पीट करता है विद पीएम मोदी, कि सीएम होते मैंने इतने बंदे मारे हैं, पीएम यार मेरा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। तो ठीक है भाई, वो अपने आप को कैनिबलाइज करें। और बड़े नेशन स्टेट्स की प्रॉब्लम भी होती है। अगर आप अमेरिका के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखें, एक बड़े साइजेबल नेशन स्टेट के, चाइना के देखें, रशिया के देखें, खौफनाक है। आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ लें, नॉर्थ साउथ को तो हमें पता है ना, लेकिन ईस्ट वेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, मैक्सिको नॉर्थ के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और बड़े खौफनाक। यूटा के अंदर मॉर्मन्स ने इलाका कब्जा कर लिया, सरकार का भाग जाओ। वहाँ जंगी हुई बाकायदा बिटवीन मॉर्मन्स, मेन स्ट्रीम अमेरिका और जो नेटिव इंडियंस थे, ठीक है, बड़ी खौफनाक जंगी हुई। आप चाइना में देख लें, रशिया में देखें, और अब आप इंडिया में देखें। अभी उन्होंने गालबन तमिल स्टेट्स में और कुछ साउथ के स्टेट्स में हिंदी को एज अ थर्ड लैंग्वेज कर दिया कि हिंदी पढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी खिलौने के पूछल थे। अब भाई वो नहीं बोलना चाहते हिंदी, आप क्या करते हो, हमने ये गलती कर चुके हैं। सेपरेट आइडेंटिटी है उनकी, सेपरेट कल्चर है, वो मेन स्ट्रीम इंडिया में से। वो कहते हैं हिंदी इज़ दी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज, पर हम हिंदी नहीं बोलना चाहते, नहीं चाहते, हम इंग्लिश और तमिल बोलते हैं, विच इज़ फाइन, ठीक है। तो आई मीन एक वक्त पे आप इंडिया को एज द लैंड ऑफ कलर्स और डाइवर्सिटी कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं वी मस्ट फिनिश ऑल डाइवर्सिटी। इन्होंने तो हिंदुइज्म की डाइवर्सिटी ख़त्म कर दी है। वो एक ही जो आरएसएस हिंदुइज्म है, दैट इज़ हिंदुइज्म, बाकी सब फारग। अजीब बात है, मतलब इनके खुदाओं को बकरे चढ़ते हैं और ये कहते हैं कि मांस खाने वाले को हम काट देंगे। क्या लॉजिक है। बीफ एक्सपोर्टर है सबसे बड़े, पूरी दुनिया में बीफ भेजते हैं। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। अब मकसद ये है कि ये सब कुछ अब वाज़े हो जाना चाहिए पूरे सब कॉन्टिनेंट को, पूरी दुनिया को, कि गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करना, वो आई है बेवकूफ़ बनाने। और सबसे दुख की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस जुर्म में शामिल है साथ, जिन्होंने आपको एजुकेट करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ध्रुव राठी हो, आकाश बैनर्जी हो, मुजम्मिल हो, अली भाई हो, साहिल हो, शहजाद हो, ये अच्छी चीज़ें हैं। क्यों? ये लोग क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। आप जियो को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, रिपब्लिक को नहीं कर सकते। तो वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। चले मैं आपको कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि शहजाद गया सबसे ज़्यादा रिजिड। आप उसकी 5 साल का काम उठाएं, क्या उस बंदे में चेंज नहीं आया? बिल्कुल आया, काफ़ी पोजीशंस पे चेंज आया है, ग्रोथ आई है। लेकिन मेन पोजीशन तो उसकी वही रही है, मतलब सेकुलर। तो ठीक है,
देखिए मेन पोजीशन वो रहना और एक दूसरे को टॉलरेट करने की सलाहियत पैदा करना बहुत क्रिटिकल है। मैं समझता हूँ शहजाद गयास का इस्लाम का जर्नी हुआ है, या ठीक है, मैं ये समझता हूँ, मैं ये फील करता हूँ, ठीक है। तो शहजाद गयास या हमारे में वो ऑप्शन है, जियो में नहीं है, तो हम फिर भी बेहतर प्रोडक्ट हैं फॉर द मैसेस। यार हमने इतवार को वीडियो लगाई, हमें 4 कमेंट है, हमने फ़ौरन करेक्शन की। या जियो पे गलत वीडियो लग जाए, जब तक उनको लीगल नोटिस नहीं जाएगा हाँ। तगड़ा और पेशी नहीं भुगतेंगे तब तक वो मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। और बड़े मशहूर एंकर हैं जो पैसे लेके प्रोग्राम चलाते हैं, नाम नहीं लेंगे बिकॉज पहली बड़े मुकदमे आकर भाई भुगत रहे। पैसे लेके तो सर वैसे आई थिंक हम भी तैयार हैं। हाँ हाँ मैं ये पिचिंग करना चाह रहा गुड, प्लीज़ बाय अ सब्सक्रिप्शन। या तो मैं तो ऑनेस्टली जब हम सुबह बैठ के न्यूज़ पढ़ते हैं और डिफरेंट चैनल्स देख रहे होते हैं और फिर लोगों के अगर कमेंट्स पढ़ने का इत्तेफाक हो जाए तो मुझे खुशी होती है कि लोग अब बेवकूफ़ इतनी आसानी से नहीं बनते, लोग दस्ती बात पकड़ते हैं। मैं न्यूज़ लॉन्ड्री ने जो स्टोरी चलाई है कौन सी वाली? पहलगाम के बारे में, दे टॉक्ड अबाउट द फेलियर ऑफ द स्टेट, या विच इज़ वेरी फेयर असेसमेंट। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान इज़ फेलियर ऑफ द स्टेट, और मैं क्रिटिक सबसे पहले स्टेट ही करता हूँ, फिर टेररिस्ट ही करता हूँ कि भाई वो बने क्यों टेररिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिटिक की है और बहुत फेयर क्रिटिक की है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जब रिमूव किया गया था तो क्लियरली प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते थे जो आप एड्रेस नहीं कर रहे थे, एंड दिस कुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच इज़ फेयर। फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान गवर्नमेंट अलाउ करते कि बलूचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, आप जाएं और एक बस का टोला चला जाए पंजाब से और वो कत्ल हो जाए तो हम कहेंगे जनाब वो तो हैं ही कुत्ते, तुमने क्या किया। हाँ, लेकिन मोदी साहब ने जो ख्वाब बेच रहे थे ना कि अब तो नया कश्मीर है, मुझे याद है पूरा इन्होंने जो किया ना अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, अमित शाह भी गया, मोदी भी गया, अजीत डोल भी गया, जाए कहते थे ये कश्मीर तो ले लिया हमने, अब हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है। बस ले लें। मैं देखिए ये जो लोग ये कहते हैं कश्मीर तो ना, तय है, ये कश्मीर तो हमारा है, यहाँ पे सब अमन है। वो अलग बात है कि 12 लाख फौज रखी हुई थी इन्होंने, यहाँ सब अमन है, सब फिट है, सब चैन है। किसी ने ना मीम भेजी अब हम थी मुझे, पीओ के लेंगे। ये बहुत पुरानी बात है, मगर आज से 6 साल 7 साल पहले मीम भेजी थी कि एक पत्रकार जो रिपोर्टर होता है वो कह रहा होता है किसी मुसलमान को बाबा टाइप, मैं बड़ी उनका पतला सूखे से बाबे नहीं होते, फैशवार कमीज़, इतनी सी दाढ़ी निकली होती है, ठीक है, कि अखंड भारत बनेगा तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा गालबन 25 करोड़ मुसलमान थे उधर, कहते हैं 25 करोड़ मुसलमान यहाँ के 20 बांग्लादेश के 25 वहाँ के, तुम पागल हो, 25 तुमसे संभाले नहीं जा रहे। या तो रियलिटी ये है कि अगर ये लोग मुसलमान को एज अ वेपन परसीव करते हैं कि ये वेपन है, तो तुम Security 50 करोड़ और हथियार अपने मुल्क में ला रहे हो, और वो भी पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट मुल्क के यहाँ पे आतंकवाद हर बंदे से खतरा है। आतंकवाद। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो के अंदर ना कांग्रेस का जो फिर आया ना रिस्पॉन्स, वो भी बड़ा अजीब था। एक तरफ तो वो मेच्योर रिस्पॉन्स भी था कांग्रेस का, उन्होंने सरकार का सवाल पूछा। 2-3 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने, एक ने तो कहा कि हमें पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को टक्कर देनी है तो हमने भी वही मैच अपील करनी है। मैं एक और बयान सुन रहा था, अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, मतलब कौन किसकी बुजुर्ग आदमी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो कह रहे थे पाकिस्तान को वी हैव टू डिक्लेयर दिस एज एन आतंकवाद स्टेट। पाकिस्तान मतलब वो हर बूढ़े अंकल की ना एक वेट ड्रीम होती है एक दूसरे की। पाकिस्तान के बूढ़े अंकल कहते हैं कि सर ये जो दुबई है ना, बस अल्लाह ताला नीचे दुबई, और जो इंडिया है ना बस हमने उनको छोड़ना नहीं है, इनकी औरतें उठा लेनी है। यहाँ से बयानात नहीं आगे थे कटरीना मेरी है, माधुरी मेरी है। वो क्या जो बकवास थी। जी मैं कहना छोड़ो, जो बते बूढ़े हो गए उनको रहने दो। तो इंडिया में भी ऐसे बाबे एग्जिस्ट करते हैं, बड़े रीजनेबल होते हैं, पर कुछ मामलों में स्टूपिड हो जाते हैं। कोई किसी मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकता, ठीक है, कोई यहाँ से आसिम मुनीर साहब को नहीं उठा सकता, कोई हम वहाँ से माधुरी को नहीं उठा सकते, ठीक है। और ये अजीब मगर फ्रस्ट्रेशन ही निकल रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नीम गरम हिंदुत्व है, सॉफ्ट हिंदुत्व। आम आदमी पार्टी नीम गरम हिंदुत्व है इस मामले में, और इन सबको होना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा रेडिकलाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म हुआ है कि वो वोट अब कैसे कैप्चर किया जाए। पूरे मुल्क में पैदल चल के सेकंड आया कांग्रेस, मैं उस बंदे के जूते घिस गए, ठीक है। उसको रियलाइज हो कि नहीं, नीम गरम हिंदुत्व हमने रखना है। देखिए पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान को इस्लामिक टच देना होता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी देना पड़ा, ठीक है, खान साहब को देना पड़ा, 2 बड़े लीडर हो गए। नवाज शरीफ तो थे ही अमीरुल मोमिनीन, वो तो हम सबको पता था। बेनज़ीर साहिबा सारी उम्र सर पे दुपट्टा करके फिरी,
था ठीक है वो यहीं तक, लेकिन क्यों? जैसा भी था। जैसा भी था क्यों? वाई? क्या बेनज़ीर दुपट्टा करना चाहती थी? अल्लाह बेहतर जानता है, पर जितनी उनकी ज़िंदगी के शवाहिद थे वो दूसरी तरफ पॉइंट करते थे। जितनी आपकी सियासतदान ख़वातीन आती हैं पॉलिटिक्स में, वो जो हैं दुपट्टा करती हैं। कोई आए खुले बालों के साथ, क्यों नहीं आती? उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक इमेज देना होता है, एक्सेप्टेंस लानी होती है अपनी माशरे के अंदर। तो इंडिया में भी ये बात सच है, क्यों नहीं होगी? वो असल में रविश कुमार को देख देख के हमें लगता है कि ही इज़ ए इंडियन, नहीं, ही इज़ माइनॉरिटी। या बिल्कुल इंडियन इज़ नॉट ऑल्सो अर्नाब गोस्वामी, अल्लाह माफ़ करे, वो भी एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है। द एवरेज इंडियन इज़ लाइक द एवरेज पाकिस्तानी, कल्चरली मुस्लिम या हिंदू, या और उसको बुरा लगता है कि उसके त्यौहार को कोई छेड़े, ज़्यादा को ऑब्नॉक्शियस ऑब्सीन बात करते, और हमारी नेचर ही है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कोई ऑब्सीन चीज़ हो, वल्गैरिटी की, उस पर शोर मचता है, इंडिया में भी मचता है। उनका पैमाना वल्गर चेंज कर गया, पर उनकी भी लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। होली पे पटाखे ना फोड़ने की बात हो, दिवाली पे सॉरी, दिवाली पे तो वहाँ पे दंगा फसाद हो जाता है। यहाँ पे अगर ये अनाउंस करें कि जनाब आप जब बकरे ज़बा करने हैं वो अपने घरों के बाहर नहीं कर सकते, आपने फ़लाँ एरिया जाया करना है, सवेरे आग लग जानी। तो हमारी सरकार और हमारे लोगों में एक डिफरेंस है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। सरकार अशराफिया है, अवाम जो है वो अभी भी वही पिंडों देहातों वाली जाहिल है, चाहे वो कोठियों में रह रही है, उनका माइंडसेट वही है। क्योंकि एजुकेशन फ़र्जी तो दे दी हमने, पर हमने एक्चुअली एजुकेट नहीं किया। सिविक सेंस नहीं दी लोगों को बेसिकली। मुल्क क्या होता है, मुल्क क्यों होता है, कौम क्या होती है, हम कौम क्यों हैं, हमने ज़िंदगी में करना क्या। अब इंडिया ने इतनी कमाल की चीज़ की जो उन्होंने रॉकेट उड़ाया, मैं समझता चाँद की हूँ तरफ। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, और बड़े थोड़े पैसों में उन्होंने किया। एक तरफ इंडिया ये अचीव कर रहा है और एक तरफ उनके एमपी बता रहे हैं कि गाँव पे ऐसे हाथ फेरने से कैंसर क्योर होता है। वैसे बाय द वे हमने वो देखी परेश रावल की वीडियो। ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं ये माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, और एक पोजीशन ऑफ पावर में, या ठीक है। तो पाकिस्तान में भी ये सच है, डिग्री होती है चाहे जाली। ये बात तो ठीक वो कौन बात कर रहा है, ठीक है। गवर्नर सर, गवर्नर। तो ये बहुत खौफनाक है और हर बंदे को इससे डरना चाहिए। मिसाल तौर पे जो घर में कम पढ़ा लिखा होता है, जाहिल होता है, उसकी कम बात सुनी जाती है। यहाँ पे उनको पार्लियामेंट में भेज देते हैं, ठीक है। तो फिर रिजल्ट तो आपके सामने आएगा। वैसे मनमोहन सिंह मैं समझता हूँ द सेवियर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मैं उसको समझता हूँ। बिल्कुल 90s में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं था, हमें नवाज शरीफ मिला हुआ था, जो मैं समझता हूँ कि उसने 90s की दिहाई में चंगा काम किया। जदोदी बारी आंदी सी 100 खामियों के बावजूद, और वहाँ पे मनमोहन सिंह था। तो आज जो इंडिया नाच रहा है कि हम बनेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर, वो उस बंदे की वजह से, उसकी मेहनत, एफर्ट, विजन और लिबरलाइजेशन की करेक्ट पॉलिसीज़, कि जहाँ पे जेवीज़ होंगे लोकल और इंटरनेशनल पार्टनर्स के, मैन्युफैक्चरिंग आएगी जो पाकिस्तान में हो सकता था, ये नहीं हुआ। हमारा हुआ इंडस मोटर का, और इंडस मोटर और सुजुकी ने मोनोपोली कितने साल बना के रखी है, होंडा ने। मेरे ख्याल से तो इस टाइम भी पिछले 5-6 साल में अरबों रुपया लगा के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी बहुत टफ टाइम है, ठीक है। ये हायोंडाई है, ये सारी कंपनीज हैं, सो ऑन सो फोर्थ। एक मोनोपोली अभी तक ब्रेक नहीं, वहाँ पे देखें क्या हुआ। तो उस बंदे को इंडियन मीडिया ने राइटफुली क्रिटिसाइज़ किया एट दैट टाइम कि वो बात नहीं करता, वो बोलता नहीं है। वैसे इंट्रोवर्ट हो गया। वो थे इंट्रोवर्ट, लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर यू आर सपोज टू आंसर क्वेश्चंस। मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को नहीं तैयार, उसको तो बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मोदी साहब ने तो इस बार मतलब जो पूरा पहलगाम वाला वाकया हुआ है, वो एक दिन चुप रहे हैं, अगले दिन बिहार का जो उनकी इंतखाबी रैली थी वहाँ जाके शुरू हो गया। उसमें हिंदी तकरीर में इतना सा इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है। देखिए फॉर इंटरनेशनल मीडिया मैं समझता हूँ कि पहलगाम तो कुछ भी नहीं है। जो चाइना ने लद्दाख में किया है इन लोगों के साथ, वहाँ अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जुल्म है, नहीं जुल्म। देखिए मैं कभी भी इस तरह के जुल्म का नहीं सपोर्टर होता, वो जुल्म है। और 50 किलोमीटर टेरिटरी लेके आबाद कर लिया उन्होंने शहर। तो अगर आप ये बुली वाली गेम खेलेंगे तो ये नेवर एंडिंग साइकिल है, स्टूपिड बात है। और मैं तो दुआ करता हूँ कि ये चीज़ एस्केलेट ना करे, पाकिस्तान वापस
उस माइंडसेट पे ना चला जाए जहाँ पे उनको कहते हैं जी हमने दुनिया में दहशतगर्दी करानी है। हमारा ये माइंडसेट था, हम उस माइंडसेट से बड़ी मुश्किल से निकले हैं। अगर आप जबरन वहाँ वापस भेजेंगे तो ठीक है, बंदूकों से मट्टी उतार के सारे उसी काम पे चल पड़ेंगे। नंबर 1 बिजनेस हो जाएगा हमारा फिर से। दुनिया भर में हम भिखारी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डंकी कर सकते हैं, तो उन्हीं चीज़ों में हम दहशतगर्द भी कर सकते हैं। और ये हम बार बार वार्न करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं दोस्तों को ये दुनिया ठीक नहीं है। आप मत ये सोचेंगे ये को रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। हमें अपने हमसायों से मोहब्बत करनी है और उनको समझाना होगा। और याद रखना हमेशा, इस सेंस में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा मैच्योर है, कि वो ज़्यादा बड़ा विक्टिम रह चुका है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इंडिया को समझाना चाहिए कि भाई ये हम 40 साल से हो रहा है, क्यों तुम आके इस तवे में हाथ दे रहे हो अपने इलेक्शन के लिए? छोड़ो इन बातों को, मुल्क बेचाओ, कौम बनाओ। एमल वली खान साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था शाद भट्टी के साथ। तो कुछ खान साहब कुछ भी कह रहे थे, तो वो कहते हैं कि जी इंडिया आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान बना था। एक तो उनमें वो जुर्रत नहीं होती पूरी बात करने की, आधी बात वो करते हैं। जो पूरी बात उनको करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान जागीरदारों के लिए बना था, ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था, और उससे इंडिया के 2 हिस्से हुए थे। जागीरदार उनके मुंह से निकल नहीं सकता, क्योंकि उनकी अपनी बहुत बड़ी बड़ी जागीरें हैं, और क्योंकि मौसूफ की जो इस वक्त हमायती हैं, जिनकी बदौलत वो सेनेटर हैं, जागीरदार हैं, तो ये हाफ ट्रूथ से बाहर निकले। बाकी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ इस तरह के उन्होंने ओपनली आया कहा कि मौरूसियत के बगैर सिस्टम चल नहीं सकता। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। पीटीआई मौरूसियत के बगैर क्या होगी, फिनिश्ड। अगर एक आधा बेटा होता उनका बाहर तो शायद वो पार्टी चला लेता, कुछ होता भाई। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अभी हमारी अवाम और हमारी पार्टीज़ की इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी तगड़ी नहीं है, मासवाई जमात इस्लामी, कि वो लीडर पेश करें। और जमात इस्लामी का भी काफ़ी हिट एंड मिस होता है कि जो अमीर बनता है उसकी 2-3 साल की परफॉर्मेंस में जमात के अगले 5-6 साल लिखे जाते हैं। लेकिन ये जमहूरियत है ही ऐसी, स्लो मूविंग मशीन। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया पॉइंट ब्लैंक, उन्होंने कोई कहानी नहीं दी जिस तरह बाकी सारे होंगे जी बिल्कुल मौरूसियत ज़रूरी है, इसके बगैर है। उन्होंने कहा मेरा सिर्फ क्वालिटी ही एक है कि मैं बादशाह खान की औलाद हूँ भाई, और क्वालिटी नहीं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करता हूँ। और कोई क्वालिटी देखे ना, इतने उनके इंटरव्यू देखे हैं माशाल्लाह, वो इमरान खान की नफ़रत में मिलिट्री डिक्टेटर एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कहते हैं मैं प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ। नहीं, प्रिंसिपल्ड आदमी तो खैर बादशाह खान साहब भी नहीं थे इतने, लेकिन मतलब इनकी बनस्बत तो बहुत ज़्यादा थे, इनकी बनस्बत मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा थे। बाकी जो सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट है ना, याद रखना ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। क्यों? ब्रिटिश साम्राज्य जा रही है, एक बहुत बड़ा मुल्क मिल रहा है जिसके पास हर चीज़ है। तो पता नहीं 42 या 41 में जो लोग थे उन्होंने बैठे क्या अज़ाइम सोचे। मैं सोचता हूँ कि हमारे दादी दादा ने गांव बैठे क्या सोचा 40s में कि मुल्क आज़ाद हो जाएगा। 40 तक तो आइडिया था नहीं कि मुल्क आज़ाद हो जाएगा। आई थिंक 40 बात क्या करते हैं, नहीं आप बचकाना बात नहीं, 40 में जो करारदाद पास हुई थी उसके अंदर तो उस टाइम तक तो सूबाई खुद मुख्तारी की बात कर रहे थे सिर्फ। नहीं कि ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट से चला जाएगा। हाँ, मैं 2 लाख की बात नहीं कर रहा, सब कॉन्टिनेंट से चला जाएगा। तो ये उन्होंने क्या अज़ाइम सोचे होंगे कि यार अब अंग्रेज जा रहे हैं, हम क्या क्या करेंगे और किस तरह मामलात होंगे और हम कितनी तरक्की कर जाएंगे ये वो। और फिर बीच में होता है कि नहीं अब ये यूं होगा। देखो ना 71 हमारे लिए कितना हर्टफुल है। 2 हिस्से हो गए ना मुल्क के, एक ट्रॉमा है बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ 47 सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लोगों के लिए ट्रॉमा था, इंक्लूडिंग बादशाह खान। हाँ, अब उस ट्रॉमा के अंदर आप कुछ बात कह दें, मैं समझता हूँ कि कोई मसला नहीं हो जाता है। लेकिन एमल वली खान साहब कोई ट्रॉमा नहीं ठीक है ना, वो सुकून से बैठे। मैं कहता हूँ ऐसा जनरेशनल ट्रॉमा आपको भी मिले कि आप LX 600 में घूमें, मुझे भी मिले, और सलमान को तो 2 दफ़ा मिले, ठीक है। तो ये तो नहीं है ना। तो उन्होंने एक और बात भी की कि इस बार लड़ाई हुई तो हम पश्तून नहीं लड़ेंगे। हम कौन है पता नहीं, वो कह रहे थे, वो और कौन, वो कह रहे थे हम पश्तून नहीं लड़ेंगे, वो डॉक्टर मेहरब, ठीक है। तो मेरा ख्याल है एमल साहब और डॉक्टर मेहरब तो वैसी जंग लड़ नहीं सकते, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे उस चीज़ के। बाकी अगर आप बात करें तो KPK के अंदर उनकी जमात की 0 सीटें हैं, ठीक है। तो वो लोगों की विल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। बाकी उनकी बात दुरुस्त है, उनकी जमात को सिस्टेमिकली तबाह किया गया था वहाँ पे, इसमें कोई 2 शक राय नहीं है।
लेकिन पिछले 10, 12, 13 साल में वो कम बैक भी नहीं कर सके और अगले इलेक्शन में भी नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से जो उन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया ना, वो जो 5 साल की हुकूमत थी ना पीपल पार्टी के साथ इनकी, जी, उन्होंने वहाँ अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया जब लोगों ने देखा है कि इतनी लोड शेडिंग हो रही है और सारा जो लोड शेडिंग लोड सर, शेडिंग का जो 600 प्लस ड्रोन स्ट्राइक हुए हैं। हाँ, कहाँ हुए हैं? वही मसला था। केपीके में हुए हैं। और ये पीटीएम कहाँ से बनी है? और ये उसके ऊपर बिल्कुल खामोश थे, ये सपोर्ट कर रहे थे उसको मिलिट्री ऑपरेशन। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बाचा खान बेहतर थे इनसे। उन्हें अपनी जायदाद बेच के पूरी की चीज़ें लोगों के लिए, इन्होंने जायदादें बनाई और लोग मरे, डिफरेंस है। बाकी आप डिसएग्री करें इंटेलेक्चुअली, दैट इज़ योर राइट, लेकिन को मैन ऑफ योर वर्ड्स तो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बाकायदा हमें पता है कि कायदे आज़म जा रहे थे विज़िट करने उस एरिया को जब वो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। उनको किसी ने कहा कि आप यहाँ मत जाएं, यहाँ पे ये पढ़ो, तो वो नहीं गए। ये एक इनकरेक्ट चीज़, उनको जाना चाहिए था। दिस इज़ फाइन, पर मेरी मोहब्बत कायदे आज़म के लिए तो कम नहीं हो जाएगी, या उनकी ग्रेटनेस तो कम नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझ रहे? तो बाचा खान को भी मैं उस पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, और हमें एजुकेट करना चाहिए उसके बारे में, ताकि एमल वली जैसे फ्रॉड ना हो जो कहें कि ऊपर अल्लाह नीचे बाचा खान था। अच्छा, इतना बड़ा आदमी था? नहीं, वो असल में उन्हें आई थिंक वो शायद उस डिफीट से ओवरकम नहीं कर पा रहे। जो बाचा खान साहब ने कहा था ना कि इन्होंने सारे जो अपने अंडे थे ना, वो सारे रूस की बाल्टी में रखे हुए थे कि रूसी टैंक आएंगे तो मैं सुर्ख जोड़ा पहन कर उनका डेरोन लाइन के ऊपर इस्तेकबाल करूँगा। ठीक है ना, नहीं हुआ, आप समझे नहीं, वो नहीं उनका ख्वाब मटेरियलाइज हुआ। एक बंदे की एक सोशलिस्ट सोच थी, और मैं समझता हूँ अल्लाह ने आपको ये हक दिए कि आप एक इकोनॉमिक मॉडल को पसंद करें। अवामुन्नास ने रिजेक्ट किया, ठीक है। क्या जो लोग प्योर कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं वो रिजेक्ट नहीं हुए? दुनिया में हो गए। प्योर सोशलिज्म में रिजेक्ट हो गए। गवर्नमेंट्स ने रियलाइज़ किया कि थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा नमक थोड़ा मिर्च, ठीक, क्योंकि हमने सरकार चलानी है। तो कोई गवर्नमेंट प्योर कैपिटलिस्ट नहीं है, कोई प्योर सोशलिस्ट नहीं है, सारे एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकॉनमी चलाते हैं। और बाचा खान साहब की आइडियलिज्म नहीं चली, प्रैग्मेटिज्म की दुनिया में वो नहीं आ पाए। गांधी अगर ना मारे जाते तो मेरा ये ख्याल है कि बाय द 50s वो इरेलीवेंट हो जाते, बिकॉज ही वॉज नॉट प्रैग्मेटिक। जवाहरलाल नेहरू स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इंडिया आज जो है, 2 बंदे, नेहरू, 3 बंदे, नेहरू, मनमोहन सिंह, अंबेडकर, ये 3 बंदों के सर पे खड़ा है। बाकी लोगों की बहुत सैक्रिफाइस हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ इन 3 बंदों की इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, नेहरू साहब की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बिल्डिंग, क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्री, और मनमोहन सिंह की लिबरलाइजेशन, ये इंडियन बैकबोन है। बाकी बहुत लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन हैं टू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो बाचा खान साहब के पास ऐसे कुछ नहीं है कि वो कह सके जी मैंने पाकिस्तान को ये दिया स्वाय मुलवली की, ठीक है, सेनेटर फ्रॉम बलूचिस्तान नहीं देते। तो ये जो आपका कायदे आज़म है, वो अपने 1 साल के टाइम में भी इनफ मटेरियल देंगे कि अगर अवाम उस पर तजस्सुस करे तो आप अच्छे रिजल्ट पे आ जाएंगे। वर्बेटम उन्होंने कहा कि इंडियन पाकिस्तान शुड बी लाइक कनाडा एंड अमेरिका। उन्होंने आपको फ़लस्तीन का बता दिया। और क्या चाहिए आपको? अगला बंदा आपको आपकी नेबरली फॉरेन पॉलिसी ऐसे पकड़ा गया, अब आप ना फॉलो करना जो और बात है। तो उस तरह तो पूरे नंबर है उनके भाई। अगर अल्लाह ने जितनी उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी वो है, ज़्यादती हुई उनके साथ, उनकी बहन के साथ उससे बड़ी ज़्यादती हुई, कत्ल कर दिया गया। तो मैंने कभी नहीं देखा कि एमल वली खान साहब हर इंटरव्यू में बात करेंगे फ़ातिमा जिन्ना के साथ ज़्यादती हुई, क्योंकि फ़ातिमा जिन्ना साहब बाचा खान के बारे में जो सोचती थी वो भी वाज़ेह है। तो बात ये है कि हमें पास से निकल के 2025 में रहना चाहिए। किसने कब ज़्यादती की हमारी हिस्ट्री में अवेलेबल है। इंडिया और पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री काफ़ी सिमिलर है। हर इलेक्शन में मैसिव रिगिंग हुई है, मैसिव धांधली हुई है, पैसे चले हैं, पॉलिटिशियंस खरीदे गए हैं, जजेस खरीदे गए हैं, पार्टियां तोड़ी गई हैं, पार्टियां तोड़ी जिस तरह अभी मोदी साहब ने तोड़ी है महाराष्ट्र के इलेक्शंस के अंदर। मोदी साहब तो किंग है, अमित शाह इसी चीज़ का तो बादशाह है, ठीक है, ब्रोकर है वो पूरा, तो दलाल है ना उसका, वो प्रॉपर जो उन गुजराती दलाल फैमिली से। तो ये पाकिस्तान में तो हमारी आम आवाम में कोई फ़र्क नहीं है। हम यहाँ पे भी भैंस बकरी हैं, वो भी वहाँ भैंस बकरी हैं, ठीक है, कोई हमारी हैसियत औकात नहीं है। इंडिया के अंदर फार्मर लॉ आई, हाँ, वो गरीब फार्मर पहुँच के दिल्ली, मीडिया ने उनको तवाइफें का, जो औरतें थी, दहशतगर्द का, उनको मुल्क दुश्मन का, सेपरेटिस्ट का,
उनके ऊपर टीयर गैस खालिस्तानी, हुई, हाँ। गोलियां चली, डंडे मारे गए, जुल्म किया गया, वो डटे रहे। क्या पाकिस्तान में हर प्रोटेस्ट पे ये नहीं होता? तो फिर आम शख्स की क्या फ़र्क रहेगी? या कोई फ़र्क नहीं रहा। तो लिहाजा इंडियन सरकार का चैनल बैन कर देना, पाकिस्तान की सरकार का चैनल बैन कर देना कोई हैरान कुन बात नहीं है। इसलिए मैं इंजॉय करता हूँ जब मुज़म्मिल भाई को देखता हूँ और कहता हूँ, वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है ये, और आप कहते हैं सर ऐसे ही होता है। ऐसे ही असल में वो जो कश्मीरियों के वाले थे, इनकी कोग्निटिव डिसोनेंस है ना, कि बिल्कुल वो उनके माइंड में आता ही नहीं है कि कश्मीर में ये सरकार, मोदी सरकार क्या कुछ, मोदी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, क्या कुछ करती रही है। सर जो बंदा ये कह सकता है कि जो भी फंड यहाँ से जाता है फ़लस्तीन के लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सारा बम्बों में जाता है। जो बंदा ये कह सकता है कि एक बंदे की नेटवर्थ $3 बिलियन है, या ठीक है, वो कुछ भी कह सकता है। और कहने मैं को तो समझता हूँ पाबंदी कि बड़ी सिंपल सी बात है, मैं समझता हूँ तुम्हारी और अमान की मिडल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स पे ज़्यादा रिसर्च है, तो मैं उस पर तुम लोगों की बात सुनता हूँ, ठीक है, और अपना ऐड कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे और इवन इंडियन पॉलिटिक्स से मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ तुम लोगों से, तो मेरी सुन लोगे। तो आप हर चीज़ के अब्बू नहीं हो सकते, या और ये आपको समझना चाहिए। और 4 दिन इनफ टाइम नहीं होता रिसर्च करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल तुम लोग फाइनेंशियल स्टोरीज़ की रिसर्च करते हो, पहली स्टोरी मुश्किल थी, 12वीं 14वीं 15वीं 16वीं स्टोरी तक जाके एक रनिंग में आ गए हो, एक प्रैक्टिस हो रही है। मैं ये 12 साल से देख रहा हूँ फाइनेंशियल स्कैम्स, तो कंपटीशन नहीं है, लेकिन हर बंदे की अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। तो मुज़म्मिल साहब को ये तकलीफ़ होती है। बाकी मुज़म्मिल के कुछ काम बड़े पॉपुलर हैं, बड़े अच्छे हैं, जो वो क्रिटिक करता है पावर स्ट्रक्चर्स की, बहुत अच्छी होती है। ब्लैक होल कंटिन्यूसली वो सेल आउट करते हैं, उन्होंने ये बताया वीडियो के अंदर कि आधे लोगों को वापस जाना पड़ता है, आधे लोग अंदर रह जाते हैं। अच्छी बात है, और खुशाइन बात है कि लोग ब्लैक होल टाइप जगहों पे जाते हैं कि रादर दैन खानों की जगहों पे जा रहे हैं। मैं तो इवन पैडल कोर्ट्स में रश देख के बहुत खुश हुआ था कि यार शुक्र है स्पोर्ट्स की लोग कुछ कर रहे हैं अदर देन खाओ, बस खाई जाओ। इवन कि हम दफ्तर में क्या प्लान होता है, कुछ खा लें, अब होता है कि चलो गए हम नहीं, लेकिन चलो कहीं चले जाए। तो ये अच्छी बात है, लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि छोटी सी ऑडियंस लेके उसके अंदर कह देना कि बस पाकिस्तान फतह है, ये वही बात है जब 2011 में इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा और हम 13 में कहते थे सर क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे हो सकता है। तो हमें अब ड्राइंग रूम से बाहर आना होगा। तो जिस तरह हमें कोई गुमान नहीं है कि भाई हम माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी को बातें सुना रहे हैं। या तो मैं कल को कहूँगा जी मैं पाकिस्तान में रेवोल्यूशन ला रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि वॉर मॉन्गरिंग मेरा नहीं ख्याल कोई भी कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम वॉर मॉन्गरिंग हुई है। जो शायद हमारा- इक्का दुक्का चैनल हो जो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल एज अ स्टेट पॉलिसी वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। या असल मसला हमारा वही है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं करते ये दोनों मुल्क और उनके अवाम को उनका हक नहीं देते, तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी किस्म का लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं इस्टेब्लिश हो सकता। दैट्स अ फैक्ट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। मे मैं बी कोई एक मुजम्मिल हो या चीज़ कोई और। देखता हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर राइट्स की डिस्पर्समेंट आप कह लें इंडिया से पहले हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है डिस्पाइट लेफ़्ट की एथनिक पॉलिटिक्स के आम पंजाबी आम बलोच से नफ़रत नहीं करता, या बिल्कुल हाँ, आम पंजाबी आम पख्तून से नफ़रत नहीं करता, मतलब- आम पंजाबी आम सिंधी से नहीं करता। अगर हम यही केस स्टडी ले लें कि वहाँ पर कश्मीर में हमला हुआ तो इंडियन लोगों ने कश्मीरियों को मारना शुरू कर दिया। वहाँ यहाँ पर हुआ जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, यहाँ किसी ने किसी बलोच को कुछ नहीं कहा। हम वही मतलब उनके एक साथ खाने खाते रहे, होटलों में जाते रहे, जो भी क्या सारा फ़र्क सीन पड़ता हुआ। क्यों हाँ, कहें, कोई वजह नहीं कहने की। बिल्कुल इस तरह ही है। आपका अगर मिसाल के तौर पे टीटीपी मेजॉरिटी पश्तून है लेट से, वो हमला करती है, तो हम पर्सन को कुछ भी नहीं कहते, मतलब हमें पता है वो एक भाई मजलूम तो मजलूम है ना, फ्रिंज पे एलिमेंट है, तो क्या बस कर फ़र्क रहा है पड़ता है। जिस तरह जमात दावा पंजाब में बहुत थी, ठीक है, तो आम लोग पंजाबियों को तो नहीं मारना शुरू कर देते थे। तो ये एक नॉन सेंसिकल बात है। इंडिया में ऐसे नहीं है, वो तो वहीं पे तुन देते हैं। एक साहब हैं, उनके साथ इंशाल्लाह हम पॉडकास्ट शूट करेंगे जल्द, तो उनसे ही गुफ्तगू हुई इस मौजू पे। तो उन्होंने कहा भाई इस मौजू के अलावा जो मर्ज़ी बात करो, मैं इंडिया में रहता हूँ। अच्छा, तो ही वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल। अब मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस। और कई इंडियन लोगों से बात हुई है पिछले 10 दिन में, आप कह लो, एंड दे आर नॉट कम्फर्टेबल
शेयरिंग देयर ओपिनियन। मैं बड़ा हैरान था, हाँ जाहिर सी बात है, लिविंग इन पाकिस्तान। हर चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं उन बेचारों की। लोग हमसे कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट आपको उठाती क्यों नहीं है। हम कहते हैं हम गलत काम कोई नहीं कर रहे, तो हम इस तरह की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो वहाँ पे डर रहे हैं सिंपल बातें करते हुए। तो मैं बड़ा खुश भी हुआ था, दुखी भी हुआ था। वो तो हमने देखा भी, कुणाल कामरा वाला पूरा जो एपिसोड हुआ। वो बहुत फ़नी था यार, उस बेचारे के साथ कोई ना कोई ज़्यादती होती ही रहती है। इनफैक्ट एक वो है वरुण ग्रोवर है, इनको थ्रेट्स आते ही रहते हैं और मैं समझता हूँ कि इंडियंस अपना मजाक उड़वाने में ख़ुद बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। जिस तरह हम रियलाइज़ करते हैं कि शहबाज शरीफ हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम कहते हैं अच्छा है शहबाज शरीफ हमारा प्राइम मिनिस्टर है, या अता हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। वो सेल्फ अवेयरनेस अभी इंडियंस में नहीं आई। या ठीक है, दे रियली बिलीव कि मोदी को मसीह है, बल्कि लार्जर देन लाइफ। आई एम प्रीटी श्योर कि मोदी को ये एक मिनी गॉड बना देंगे। ठीक है, 2024 में अगर खुदा ना खास्ता मोदी की 300+ सीटें होती, बन गया था। वो तो 400 था, 400 पार नारा अब था की ना, बार, अब की बार 400 पार। लेकिन 300+ भी होती तो इन्होंने पट्टे चौक देने थे। अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ। ही गॉट हम्बल्ड। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो वाला वो मूंगी खानी पड़ी। वो कहता है ना वरुण ग्रोवर के, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई नया जोक लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं यही कहूँगा कि अयोध्या हार गए। वो भी वैसे कमाल ही था। वो एक उसमें मैंने मीम देखा था कि मोदी सरकार राम को घर लेके जा रही है और 2024 में राम मोदी साहब घर से बाहर निकल। यार ये जो पूरा एक मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है जो हिंदुत्व नैरेटिव है ना ऑफ रीनेमिंग एंड चेंजिंग हिस्ट्री। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ के उनकी नाइजल कैली से बात हुई है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक्स लिखता है ओ लेवल के लिए कि क्या किया जाए। और पाकिस्तान मैंने कहना कि कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा है ये पाकिस्तानी दिमाग है, यहाँ पाकिस्तान का दिमाग लग रहा है। और अब जो इनका ये ताजमहल को किसी तरह मुगल क्रेडिट से निकाल के डालना है, तो इनके एक और इसके ऊपर सोच रहे हैं वो नहीं, किस तरह वो तो पहले उन्होंने ट्राई किया कि ताजमहल ना कुछ और है। जब लोगों ने कहा शट अप सही है या स्टूडेंट, उन्होंने कहा आप ये बताएं कि ताजमहल की जो बेसमेंट है नदी के वो किनारे पे है, उसमें लकड़ी वो इस्तेमाल हुई है जो फलां मंदिर में भी हुई है ताकि वो पानी सोख करके और टाइट हो जाए, सख्त हो जाए, एज अपोज टू कि बह जाए। ये किसको पता था? इन्वेडर को पता था? नहीं, ये लोकल को पता था। सो दिस इज ए हिंदू मार्वल। ओह नाइस। यार ये तो इसने बहुत टेक्निकल बात की है। अब मुझे बताओ कितने महाराजा राजा हिंदू थे बनाते ना ताजमहल। या ठीक है, अब तुमने एक बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जिस तरह जहांगीर का एक दिया था जो ईरान से एक बंदे ने आके बनाया था, गलत जहांगीर या कोई मुगल एम्परर था, और उसने कहा था सिस्टम खोलना तुमसे दोबारा बनेगा नहीं। तो जैसे उसमें उन्होंने खोल दिया दोबारा बने नहीं, वो पूरे महल के पानी को गर्म करता था। ठीक है, एक दिया लगा हुआ था बस। तो उसी तरह तुमने एक सोल्यूशन दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम ताजमहल का क्रेडिट ले लोगे। ठीक है, लाइक क्या सिली बात है। मुगल्स वर नॉट इन्वेडर्स, मतलब इट वुड बी वेरी, बाबर वाज इन्वेडर, ए हिस्टोरिकल बाबर वाज इन्वेडर। मतलब उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया इस पूरे कल्चर को, इसके अंदर इंटीग्रेट हुए। उनकी माएँ हिंदू थी, मतलब लोकल औरतें थी, उन्होंने शादियां की, यहाँ पे बच्चे पैदा किए, घर बनाए, यहीं से यहीं मरे, कब्रें यहीं हैं, सारा कुछ यहीं पे। चलो मैं उसके बाद भी इन्वेडर कह दिया। मैं कहता हूँ इन्वेडर ही थे, कोई मसला नहीं। वैसे तो जो एक करंट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म आपको मिलता है ये इन्वेडर हिंदुइज्म है, या इसको हिंदुइज्म कहना गलत होता है। करंट फॉर्म ऑफ हिंदुत्व पॉलीथीज़म मिलता है ना आपको। अच्छा, ठीक है, जो करंट फॉर्म ऑफ पॉलीथीज़म है वो इन्वेडर पॉलीथीज़म है, जो इन्वेडर कॉन्करर यहाँ लाए थे। जो लोकल पॉलीथीज़म है वो अब मार दिया उन्होंने, और अभी नहीं, आज से आप समझे 2,500-4,000 साल पहले। ठीक है, तो आपको वो चीज़ मिलती है। और अगर आप इस लॉजिक के तहत जाएंगे, विच इज़ वेरी बाय द वे इसराइली लॉजिक, कि दिस वाज प्रॉमिस्ड टू अस इतने साल पहले, हेंस प्रूवन टुडे, तो इसलिए हम यहाँ, मुझे तो समझ नहीं आती। फिर तो टेक्निकली स्पीकिंग जो कौम साबित कर देगी कि हम फर्स्ट थे, तो दे आर इन फैक्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो साबित कैसे करेगी कि फर्स्ट कौन था? मतलब अब साबित करने का मैकेनिज्म क्या है मॉडर्न डे एंड एज में, कि आप बुली हो, या आपके पास पावर हो, बस पॉलिटिकल पावर इज द एंड गेम। जब पावर होना तो फिर आप सारा वो एविडेंस भी ले आते हो, सारा कुछ ले आते हो।
कि यहाँ पे राम मंदिर ही था पहले, बाबरी मस्जिद हम गिरा के बनाएंगे मैं कहता हूँ एट द एंड ऑफ द डे इट वाज पावर। आप समझे नहीं, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल वहाँ राम मंदिर था, मान लिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना लेकिन चले या आपकी मैंने मान ली। इज दिस द वे? ये तरीका है? फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाता हूँ और मैं एक मंदिर देखता हूँ, मैं नहीं यार ये तौहीन है, ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था और एक मंदिर जिसमें गणेश जी हैं, लेट्स से हिंदू गॉड हैं, इसकी पूजा जो है सरातन हराम है, इसको तोड़ दो। हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, ठीक है, तो हिंदुज़म भी इसकी इजाज़त नहीं देता, तो आप कैसे कर रहे हैं? ये एक इस तरह ज़ायनिज़म इज़ नॉट जुडाइज़म, उसी तरह हिंदुत्व इज़ नॉट हिंदुइज़म, ठीक है, और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म इज़ ऑल्सो नॉट इस्लाम, ठीक है। तो रिक्लेम करने की ज़रूरत है एवरेज पॉपुलेशन को अपने दीन को, किसी भी मुल्क में हो। जो मैं समझता हूँ कि एक राइज ऑफ द क्रिश्चियन राइट हो रहा है ना, वो इन रिएक्शन टू द एक्सट्रीम लिबरल वोक लेफ्टिज्म है, और वो भी बड़ा एक्सट्रीम होगा, बहुत नुकसानदेह होगा। एवरेज पर्सन ने रिक्लेम करनी है चीज़, ताकि वो एक नॉर्मल सी की तरफ चीज़ को लेके जाए। मुझे 33 साल इस दुनिया में हो गए हैं, मेरा कभी नहीं दिल किया ईसाइयों को मारने का, अहले तशीयों को मारने का। क्यों करेगा? मैं कहीं से मिलता हूँ, कहीं मेरे दोस्त हैं, वाह तो ये एक चीज़ है जो आइडेंटिफाई हो गई है, और मेरा ख्याल है कि वैसे जंग होनी कोई नहीं है, ठीक है, और जब डी एस्केलेशन होगी तो मोदी की बहुत बड़ी लॉस होगी। या अभी भी मैं देख रहा था 2-3 जो हिंदुत्व के मेन स्ट्रीम है ना, लोग उन्होंने बातें करना शुरू कर दी कि 13 दिन हो गए अभी तक जवाब नहीं आया, जो कि मुझे नहीं लगता कि आई डोंट नो, अल्लाह ना करे एक बार एस्केलेशन हुई तो उसको डीस्केलेट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मूड इस वक्त जो पाकिस्तान का है ना वो ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। वी हैव नथिंग टू लूज, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ बैट भी है, बॉल भी, ਅਸੀਂ ਘਰ चले जाना रो के, ਅਸੀਂ खेलना नहीं तोड़ना। चले बाकी यार दुआ कीजिएगा मुल्क के लिए, कौम के लिए, हदायत के लिए, जनरली लोगों के लिए, और हमारे चैनल के लिए भी हाँ कि हमारी इंडिया की व्यूअरशिप बढ़ जाए।